उसके कारण हुआ कि यह दलित प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रकारांतर से ले लिया जो जनरल क्लास के लोगों ने, जो गैर दलित लोगों ने, और उसका एक बुरा नतीजा हुआ कि वो ऐसे दलित प्रतिनिधियों को भेजते थे जो उनके वश में हो, उनके अनुसार चलते हों, जो ज़्यादा क्रांतिकारी होते थे, ज़्यादा तेज तर्रार होते थे, उनको रोक देते थे। खुद अंबेडकर कि गांधी जी को मूर्छाने लगी, सबसे कम अवधि का जो उनका अनशन था वही था। उन्होंने 21 दिन का अनशन किया है और उसमें गांधी जी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो 5 या 6 दिन का जो अनशन था उसमें गांधी जी कई बार लड़खड़ाए। मतलब यह इससे वह अगर बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे तो वह लगता है कि वह गांधी जी बड़ा एक नाटक कर रहे थे। बार बार वो मतलब 21 दिन अवधि का जो उनका अनशन था वही था। उन्होंने 21 दिन का अनशन किया है और उसमें गांधी जी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो 5 या 6 दिन का जो अनशन था उसमें गांधी जी कई बार लड़खड़ाए। मतलब यह इससे वह अगर बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे तो वह लगता है कि वह गांधी जी बड़ा एक नाटक कर रहे थे। बार बार वो मतलब 21 दिन में तो आपको उसके बाद भी किया है आपने कई बार, और वो 5 दिन में आपकी तबीयत एकदम आप मर रहे हैं और पूरे देश में एक दलित विरोधी माहौल बनने लगा था कि अरे दलितों के कारण गांधी जी देश के नेता जान गंवा। वो भी हम रखेंगे। हम जानते हैं कि वो लालू प्रसाद जी हों या रामविलास जी हों, जाति के कारण भी अपमानित होते हैं। वो अंबेडकर पढ़ लिख गए थे तब भी उन्हें अपमानित होना पड़ा था। हम जाति को भी एक यह देंगे। हम नेहरू और अंबेडकर में चुनना होगा तो मैं नेहरू को चुनूंगा, क्योंकि दोनों बाहर से पढ़े हुए हैं, दोनों वेल रेड हैं, दोनों अंग्रेजी जानते हैं, दोनों जीवन में कुछ भी कह सकते हैं, बैरिस्टर हैं। तो सारी सफलताएं वो हासिल कर सकते हैं जीवन के अपने पढ़ाई के ज्ञान के बदौलत। अब उसमें हम नेहरू को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है उनको जिस तरह से मिलेगा समाज में या मिलेगा वो केस मिल। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है दलित राजनीति एवं आरक्षण। आज के विषय पर जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो दलित राजनीति के विशेषज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व के एमएलसी भी रह चुके हैं, वो पूर्व के एमएलसी हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे और हमारा सवाल होगा कि दलित राजनीति के लिए सवर्ण आंदोलन, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है वह कितना हानिकारक या लाभदायक है। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि आरक्षण कब तक मिलते रहना चाहिए और क्या आरक्षण से दलितों को लाभ हुआ है। इसके अलावा हम उनसे बात करेंगे कि भविष्य में दलित के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हम उनसे यह भी पूछेंगे क्या जो वर्तमान राजनीति में कुछ दलित राजनीति के पुरोधा बन गए हैं, दल बन गए हैं, क्या वो सच में दलित को लाभ पहुंचा पा रहे हैं या सिर्फ भ्रम है। इन्हीं शब्दों के साथ उनसे हम रूबरू होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो दलित राजनीति के विशेषज्ञ हैं, प्रेम कुमार मनीष जी से। तो चलिए सीधे बात करते हैं प्रेम कुमार मनीष जी से। सबसे पहले तो आपको मेरे इस चैनल पर जो पहली बार आप आए हैं इसके लिए आपको धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने पहले से बता रखा है कि आज का जो इंटरव्यू है वो मूल रूप से दलित और दलित आरक्षण पर है। अभी हाल फिलहाल में दलितों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, दलित आरक्षण पर बहुत सवाल उठ रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरक्षण का कितना फ़ायदा अब तक दलितों को मिला है और साथ ही साथ कब तक आरक्षण की ज़रूरत है हमारे समाज को। भारतीय समाज में या किसी भी समाज में जब आरक्षण दिया जाता है उसे विशेष अवसर कहते हैं। और
यह सामाजिक न्याय का एक पहलू है, विषय है। हम जब कोई खेत पीछे हो जाता है, मतलब वह कम उर्वर होता है, तो किसान उसमें पटवन के लिए उसको बाइफरकेट करता है कि यहाँ पानी अगर निकल जाता है तो एक आरी बनाता है, कि एक घेरा बनाता है कि इसमें पानी ज़्यादा समय तक टिके। फिर उसकी और भी कुछ देखभाल विशेष करता है ताकि वहाँ से ज़्यादा से हम उपज हासिल कर सकें। तो वैसे ही जो पिछड़े हुए समुदाय समूह थे, तो उनके लिए विशेष अवसर का सिद्धांत समाजशास्त्रियों ने यह लाया कि वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए, उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए हम उन्हें विशेष अवसर दें। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, किसी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए दूध, फल, विशेष आहार का इंतजाम करते हैं जो सामान्य लोगों के लिए नहीं होता है, और इसलिए कि वह सामान्य स्थिति में आ जाए, और लोग जैसे हैं वैसे ही सामान्य स्थिति में आ जाए। उनका किसी का ब्लड का में आरबीसी की मात्रा कम गई है, एनीमिया हो गया है, तो इस तरह से हम विशेष अवसर का सिद्धांत करते हैं। और सामाजिक न्याय दरअसल प्राकृतिक न्याय से के समानांतर एक अलग मानवीय व्यवस्था है। प्राकृतिक न्याय तो यह है ना कि जो बड़ा होता है, मजबूत होता है, वो कमज़ोर को खा जाएगा। लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के बाद मनुष्य जब में विशेषता है कि वह तय करता है कि वो भाई यह तो ठीक बात नहीं है कि जो कमज़ोर है उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे या उसको हम मिटा देंगे, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो बैठ करके जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए हम विशेष सुविधाएं दें। तो यह सामाजिक जो न्याय समाज तय करता हो, प्रकृति जो न्याय तय करता है तो वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली वह न्याय होगा। मत्स्य न्याय जिसको कहते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। लेकिन जो सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा, तो वहाँ होगा कि जो पीछे रह गए उनके लिए हम विशेष अवसर देंगे। और ये इसी भाव से आरक्षण को लाया गया था। हालांकि भारत में आरक्षण की जो स्थिति जो हुई वह मुसलमानों को विशेष अवसर देने से हुआ था, इसलिए कि वो कुछ कारणों से 19वीं सदी के आखिर में देखा गया कि वो मुस्लिम समाज पीछे रह गया था, और वो लोग जागरूक भी थे, कई राजनीतिक कारण भी थे, आवाज़ भी उठाते थे, और वो आवाज़ कोई उसके पिछड़े तबके के लोग नहीं उठाते थे। जमींदार और नवाब जो लोग थे वही लोग उठाते थे। मुस्लिम लीग 1906 में बनाई थे, और एक समझौता हुआ था 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। फिर बाद में जो साइमन कमीशन के बाद जो मैकडोनल्ड का आया, तो उसमें मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया गया कि इतनी सीटें उनको दी जाएंगी। पहली बार अंबेडकर ने कहा कि वह अधिकार दलितों को भी मिले, जैसे मुसलमानों को मिलता है वह दलितों को भी मिलता है। वह दलितों को इंक्लूड माना जाता था हिंदू समाज में, और दलितों को कुछ मिलता नहीं था। तो यह उन्होंने पहली बार मांग उठाई। गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1931-32 में, तो उसमें उन्होंने उठाया और उसमें सफलता हासिल की। अंग्रेज़ों ने कहा इसको मान लिया, और उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट वगैरह हुआ, और उसमें, लेकिन यह पहले हुआ था नौकरियों के लिए नहीं, हाउस धारा सभाओं में, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए हुआ था। आज़ाद भारत में नौकरियों में भी इसको संविधान ने जिसके ड्राफ्टमैन जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो खुद अंबेडकर थे, उन्होंने इसकी व्यवस्था करवाई, इसमें पहल कदमी की। और लोगों ने केवल अब उन्हीं के मानने से तो, ड्राफ्ट बनाने से तो होता नहीं, सब संविधान सभा की उस पर स्वीकृति हुई और हमारे संविधान का हिस्सा बना। तो दलितों की स्थिति कितनी खराब थी इसका कोई अनुमान नहीं कर सकते। मुसलमानों से कहीं ज़्यादा, मुसलमान तो इस देश में शासक थे, उनका बड़ा, हाँ। और वो लोग जो मुस्लिम लीग जो बात करती थी, मुस्लिम लीग का एक अलग सवाल था, मुसलमानों का सवाल था, धार्मिक स्तर पर था।
वह क्लास के स्तर पर नहीं था, यह क्लास के स्तर पर हो रहा था। वह दलित एक क्लास था, वह धर्म नहीं था। तो यह क्लास के स्तर पर मार्क्सवादी व्याकरण से अगर हम देखें तो यह क्लास के स्तर पर अम्बेडकर ने पहली बार आरक्षण की व्यवस्था करवाई। और वह जो मुसलमानों के लिए जो हुआ था तो वह तो देश ही बन गया, आरक्षण का बने एक अलग देश ही बन गया, वह एक अलग बात होती है। लेकिन यह जो दलितों के लिए, आप देखिए कि अंबेडकर पहले दलित थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। किन मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाई की, इस पर अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक अलग विषय है और वह लोगों को आकर्षित करता है और उनका एक प्रेरणादायक जीवन चरित्र रहा है। उन्होंने जब यह व्यवस्था कराई तो आप देखिए कि उस समय दलितों की स्थिति थी क्या। उनके पास उत्पादन के कोई स्रोत नहीं थे, शिक्षा की बिल्कुल कमी थी, उनकी अनटचेबिलिटी ने उनको बिल्कुल एक ऐसा अमानवीय और नागरिक बना करके छोड़ा हुआ था कि आप उस पर इतनी चर्चा हुई है कि मैं चर्चा बेमानी है। लेकिन भारतीय संविधान ने जो 26 नवंबर 1949 को आत्मसात किया गया और 26 जनवरी 1950 लागू किया गया, उसने यह क्या कि एक व्यक्ति एक वोट, उसका एक बड़ी बात थी। और सरकारी नौकरियों और विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए विशेष अवसर आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो एससी और एसटी के लिए। तो इससे एक उनके जीवन में तब्दीली तो निश्चित रूप से आई। वह उनका जो पिछड़ापन था वह उनकी योग्यता बन गई। और लोकतंत्र में यही तो होता है, जो पीछे रह जाता है उसको हम आगे लाते, आगे मतलब सामान्य स्थिति में लाते हैं। उनको हम जनरलाइज, माने जो जनरल जो स्थिति है, जो अभी जो मोटे तौर पर कहा जाता है ना कि यहाँ जो कम उस पर ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, लोग कहते हैं कि यह ऊंची जाति वह नीची जाति। नहीं, ऊंची और नीची जाति नहीं, हम संविधान में जनरल स्थिति होती है। हम कुछ लोग जनरल स्थिति में, सामान्य स्थिति में, और कुछ लोग असामान्य स्थिति में है। तो जो असामान्य स्थिति में है वह 2-3 हिस्सों में बटे हुए हैं। वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं, वो अन्य पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोग हैं। तो इन सब पर अलग अलग अपने विचार हैं और सबके अलग अलग कारण हैं। इसलिए जो अनटचेबिलिटी के कारण जो लोग हैं वो दलित हैं। जो कबायली अभी जो जंगलों में रहे, ट्राइबल एरिया में रह गए, वो उस तरह से उनका नगरीकरण नहीं हुआ, वो सब लोग आदिवासी हैं। और ओबीसी जो रह गए कि जो वो सामान्य में भी जो पीछे रह गए थे, उन लोगों को एक जो पीजेंटी क्लास के लोग थे, किसान तबके के लोग थे और दस्तकार तबके के लोग थे खास करके, वह चूँकि ज्ञान के में उन्होंने भागीदारी नहीं की या अपेक्षित भागीदारी नहीं की, इसलिए वो पीछे रह गए। तो इनके लिए भी मंडल कमीशन यह हुआ। दलितों के लिए जब पूछते हैं तो दलितों के लिए जब आरक्षण हुआ धारा सभाओं में और सरकारी नौकरियों में, तो उस समाज में एक तब्दीली आई। वह तब्दीली वोट के अधिकार से भी आई थी, क्योंकि वो जो एक व्यक्ति एक वोट का मिला और इसके आधार पर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तो वोट को देने का उत्साह और जो दबंग लोग थे उनके द्वारा वोट को रोकने का उत्साह वो नहीं दे सके, क्योंकि वो पहली बार वो वोट दे रहे थे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि वो भी जो दलित थे वो भी कांग्रेस को दे रहे हैं और जो दबंग है वो भी कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन हम भी देंगे और तुम भी दोगे, यह तो ठीक बात नहीं है। बराबरी नहीं हो सकता है। तो तुम मत दो और हम दें, तब ना कुछ अंतर रहेगा। तो यह भाव भी था। और अब तो आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं और इसमें इनकी आरक्षण की भूमिका निश्चित रूप से है और सकारात्मक भूमिका है, इसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आप देखिए कि 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, उसमें एक चीज़ थी कि वो जो मैकडोनाल्ड का जो निर्णय था
वह उसमें मतलब ब्रिटिश हुकूमत का जो निर्णय था उसमें 15 वर्षों के लिए दिया गया था। और भूल नहीं रहा हूँ तो 71 या 78 सीट था केंद्रीय असेंबली में। तो उसको इन लोगों ने गांधी जी के साथ जो बात हुई तो उसको बढ़ा करके 148 किया गया था। सीट को कहा गया कि बढ़ाया गया था, संख्या बढ़ा दी गई थी। लेकिन वो कहा कि जो दलितों के लिए केवल जो केवल दलित लोग देंगे वोट का से चुने जाएंगे, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, जनरल कंस्टिट्यूएंसी हो गई, पृथक निर्वाचन नहीं होगा। अब इस पर बहुत सवाल है, एक अलग विषय बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो आज भी है वो पृथक। अब जैसे हमारे एमएलसी का चुनाव होता है बिहार में, जैसे देखें तो अब शिक्षक क्षेत्र से जो होता है तो शिक्षक ही केवल वोट देता है। तो उसमें तो आप यह नहीं करते हैं कि जनरली जैसे आप शिक्षक का क्यों ये कितनी बार उनका प्रतिनिधि जाएगा। जब एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार नहीं था तब उस शिक्षक के प्रतिनिधि वहाँ जाते थे। आज है कि उस शिक्षक जो है वह जनरल आदमी भी है, जनरल तो जनरल वोट भी देता है, एमएलए का भी वोट देता है। फिर वह जो शिक्षक होता है वो ग्रेजुएट भी होता है, वो ग्रेजुएट का भी वोट देता है। वह मुखिया के चुनाव में भी वोट देता है, तो वहाँ से स्थानीय निकायों से भी उसके प्रतिनिधि प्रकारांतर से आते हैं जैसे और लोगों के आते हैं। और फिर वो शिक्षक के 4 बार वो अपने मत का इस्तेमाल करता है। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ना। और दलितों को एक बार जब यह मिल रहा था तो यह निश्चित रूप से है कि हिंदुओं की एकता रह गई, क्योंकि उसमें हो सकता था कि दलितों का एक होता तो बाइफर्केशन हो सकता था कि हम लोग अलग हैं। शिक्षक लेकिन अलग नहीं हुए, स्नातक तो अलग नहीं हुए, उनका कहाँ कोई यह बना। गांधी जी कहते थे कि दलित अलग बन जाएगा, अम्बेडकर कहते थे कि ऐसा नहीं होगा। गांधी जी ने जिद की, उनका उसके कारण हुआ कि यह दलित प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रकारांतर से ले लिया जो जनरल क्लास के लोगों ने, जो गैर दलित लोगों ने। और उसका एक बुरा नतीजा हुआ कि वो ऐसे दलित प्रतिनिधियों को भेजते थे जो उनके वश में हो, उनके अनुसार चलते हों, जो ज़्यादा क्रांतिकारी होते थे, ज़्यादा तेज तर्रार होते थे, उनको रोक देते थे। खुद अम्बेडकर आज़ाद भारत के दोनों चुनाव हार गए, 2 चुनाव उन्होंने लड़े, दोनों चुनाव हार गए। अब अम्बेडकर हार जाते थे और कैसे कैसे लोग जीतते थे आप समझ सकते हैं। तो यह एक अंतर आया, इसको अम्बेडकर समझते थे। इसे कांशीराम ने भी इसको समझा और कहा कि पूना पैक्ट हमारी बड़ी हार थी। और पूना पैक्ट में जब गांधी का पूरा आप विवरण देखेंगे तो आज जो गांधीवादी कहते हैं, मैं बिल्कुल वह उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। सबसे पहले बात बोल रहे हैं, हाँ, खलनायक की भूमिका निभाई थी। वह हिंदुओं के लिए, वह हिंदू संगठन, हिंदू धर्म के लिए तो ठीक है, एक बड़ी बात उन्होंने कर दी कि उसको अलग एक बाइफर्केशन नहीं होने दिया, इसको मैं मान सकता हूँ। लेकिन उन्होंने दलितों के विरुद्ध काम किया था। और पूरा अगर जो मामला जब जानेंगे तो वह तो है कि अंबेडकर की चिंता थी कि अगर गांधी जी मर गए या उनका कुछ यह हुआ तो फिर हो जाएगा कि दलितों के मोहल्लों पर लोग आक्रमण करने लगेंगे और गांव-गांव में लड़ाई छिड़ जाएगी। इसका उन्हें इसकी आशंका थी। और उन्होंने बहुत समझदारी की बात की कि उन्होंने समझौता किया। मैं उनके उस समय जो दलितों की स्थिति उस समय के उन्होंने समझौता किया, मैं उसको उनकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ और एक तरह से उनकी होशियारी भी थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी का पूरा, अगर लुई फिशर को मानते हैं, लुई फिशर ने जो विवरण दिया है उसका, गांधी पर एक उनकी किताब भी है, और जो उस समय के जो विवरण दूसरे लोगों ने दिए हैं, गांधी जी कहते कि नहीं, बस एक बार के लिए हम देंगे आरक्षण 5 साल के लिए। और 10 साल के अम्बेडकर 10 साल पर मान गए। 15 साल के लिए दिया गया था, कहा कि हम किसा करके 10 साल पर आए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 5 साल से अधिक नहीं, समय पर भी था। राजगोपालाचारी बीच में थे। और जैसा कि लुई फिशर ने बताया है, लिखा है कि गांधी जी को मूर्छा आने लगी। सबसे कम अवधि का
जो उनका अनशन था वही था। उन्होंने 21 दिन का अनशन किया है और उसमें गांधी जी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो 5 या 6 दिन का जो अनशन था उसमें गांधी जी कई बार लड़खड़ाए। मतलब यह इससे वह अगर बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे तो वह लगता है कि वह गांधी जी बड़ा एक नाटक कर रहे थे। बार बार वो मतलब 21 दिन में तो आपको उसके बाद भी किया है आपने कई बार, और वो 5 दिन में आपकी तबीयत एकदम आप मर रहे हैं और पूरे देश में एक दलित विरोधी माहौल बनने लगा था कि अरे दलितों के कारण गांधी जी देश के नेता जान गंवा रहे हैं। इस बात को बहुत गहराई से अंबेडकर ने सोचा और होशियारी की। मैं उनका समर्थन करता हूँ इस मामले में, उस होशियारी का। और गांधी जी को उस समय रहना चाहिए था। गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने दलितों के साथ क्या किया इस पर जब मैं कहूँगा कि वो गांधी जी ने अच्छा नहीं किया था। वो राजगोपालाचारी बीच बीच में थे और उनके इस हट से कि 10 साल पर भी नहीं मान, 10 साल पर उनको मान जाना चाहिए था, तो नहीं कि 5 साल पर उड़ गए। तो जैसा कि लुई फिशर ने बतलाया है कि होशियारी की राजगोपालाचारी ने, और वो एकदम उस समय थोड़ा विचलित मुद्रा में थे और लग रहा था कि अपना होशो हवास खो रहे हैं, संतुलन खो रहे हैं। तो उस में उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात होगी, और उन्होंने क्या सिर का जो कुछ घुमाया उसी का यह से उन्होंने कह दिया कि हाँ गांधी जी मान गए हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी कि इस पर बाद में बात होगी। और आज तक वह है कि वह बाद में बात वो 75 साल से चला रहा है, इसका इतिहास यह है। और यह लेकिन वह उस समय 5 साल में तो स्थिति निश्चित रूप से नहीं ठीक होनी थी। हम आज भी मानते हैं कि दलितों के आरक्षण को या कोई भी आरक्षण को एक समय सीमा तो देनी ही होगी। यह तो वैज्ञानिक तरीका है। जैसे वैज्ञानिक तरीका है कि विशेष अवसर देना चाहिए, वैसे ही यह भी वैज्ञानिक तरीका है कि एक समय के बाद उसको समाप्त होना चाहिए। अब वह समय क्या होगा वो आप देखिए। हर बार आयोग बैठना चाहिए था कि इतने समय के बाद, बैठा भी था कि 15 साल के लिए पहले तय हुआ था, बाद में फिर बढ़ते रहा है। तो आज़ादी के बाद भी वह समय तय हुआ था, लेकिन अब तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बराबर कहेंगे कि वो दलितों के लिए हो, पिछड़े वर्गों के लिए हो, या किसी के लिए भी आरक्षण हो, आरक्षण की सीमा तय होनी चाहिए और कोशिश ईमानदारी से करनी चाहिए कि इस सीमा के भीतर उनको जनरल स्थिति में हम ला लें। बहुत ईमानदारी से काम करें। नहीं यह किया गया। हमारा पुराना एक नारा या एक स्लोगन की तरह ही कह लीजिए कि मैं बार बार कहता हूँ कि बीमार आदमी को अस्पताल जरूर भेजो, लेकिन अस्पताल में ही छोड़ मत दो। आरक्षण वैसा ही है कि जो पीछे रह गए हैं उनको आरक्षण जरूर दो, लेकिन आरक्षण की बैसाखी पर ऐसा मत कर दो कि हमेशा के लिए वो आरक्षण उनको मिलते रहने। कुछ तो आपको एक उपाय करना पड़ेगा कि उसमें से बाहर भी होते रहें लोग। अब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हुआ है या दलितों के लिए जो आरक्षण हुआ है, अब एक नया वर्ग बन जाता है जो आरक्षण प्राप्त लोगों का, और वह वर्ग जो है वह अजीब एक काइया क्लास है। वह उसमें कोई भी परिवर्तनकारी चेतना उसकी नहीं रह जाती है। अब रामविलास पासवान हो या लालू प्रसाद हो, इन लोग इनका वर्ग क्या है? ये तो क्या है? मुलायम सिंह का वर्ग क्या है? फॉरवर्ड नहीं, फिर गलत आप कर रहे हैं। जनरल चलिए हम जनरल कहिए। आप जनरल क्लास में आ चुके हैं, फिर भी आप तो आपको तो मैं बार इसलिए कहता हूं कि आरक्षण के सवाल को आप सामूहिक से हटा करके थोड़ा व्यक्तिगत मसले पर भी लाइए। जैसे जब क्रीमी लेयर हुआ तो वह व्यक्तिगत कानून ने कहा कि क्रीमी लेयर को व्यक्तिगत मसले पर लाने की बात कही कि आपका अगर वो क्रीमी लेयर में कोई आता है तो वह देखा जाएगा, तो वो उसको व्यक्तिगत स्तर पर हम लाते हैं। मैं तो कहूँगा कि दलितों के लिए भी या पिछड़े वर्गों के लिए जब भी आरक्षण हो तो एक वैज्ञानिक विधि इसकी यह होगी कि आप एक इंडिविजुअल का आप पूरा डाटा लीजिए कि वह गांव में पढ़ा है कि शहर में पढ़ा है। अगर गांव में पढ़ा है तो वो पीछे है, उसको पॉइंट मिलेगा।
शहर में पढ़ा है तो उस पर हम पॉइंट नहीं देंगे। अगर वो जिस गांव में पढ़ा है उसमें बिजलीकरण हुआ है कि नहीं, बिजलीकरण होने से और लालटेन में पढ़ने से अंतर पड़ता है पढ़ाई पर। उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वह भूमिहीन है कि लैंडेड है, फिर वो उसके माता पिता नौकरी में है तो उसको एक सुरक्षा मिलती है, या को वो जाति कुछ भी हो, इसलिए जाति को भी हम रखेंगे। हम जानते हैं कि वो लालू प्रसाद जी हों या रामविलास जी हों, जाति के कारण भी अपमानित होते हैं। वो अंबेडकर पढ़ लिख गए थे तब भी उन्हें अपमानित होना पड़ा था। हम जाति को भी एक यह देंगे। हम नेहरू और अंबेडकर में चुनना होगा तो मैं नेहरू को चुनूंगा, क्योंकि दोनों बाहर से पढ़े हुए हैं, दोनों वेल रेड हैं, दोनों अंग्रेजी जानते हैं, दोनों जीवन में कुछ भी कह सकते हैं, बैरिस्टर हैं। तो सारी सफलताएं वो हासिल कर सकते हैं जीवन के अपने पढ़ाई के ज्ञान के बदौलत। अब उसमें हम नेहरू को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, उनको जिस तरह से मिलेगा समाज में, या मिलेगा वो केस मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, वह अंबेडकर को नहीं मिलेंगे। वहाँ हम अंबेडकर को, उन दोनों में तुलना होगी तो निश्चित रूप से मैं अंबेडकर को मैं चुनूंगा। लेकिन उन दोनों में तुलना होगी तब हम, एक ब्राह्मण का ही लड़का हो, जनरल क्लास में है, लेकिन अगर वह उसके माता पिता अनपढ़ हैं, वह मिट्टी के घर में रहा है, वह गांव में रहा है, वह पहली बार उसमें कोई पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन वगैरह किया है, और ठीक है ब्राह्मण में रहा है, तो जाति के आधार पर उसका शोषण नहीं हुआ है। गरीब होने के बावजूद भी उसे सम्मान मिलता रहा है। मतलब उसको लोग सम्मान करेंगे, पंडित जी गोर लागी होगा, उसको पाँव लगी होगी, तो सम्मान तो मिलता है, लेकिन आर्थिक और दूसरी स्थितियां उसकी बहुत नीचे हैं, शैक्षणिक स्थितियां भी। और अब रामविलास जी का अगर बेटा है और उनके परिवार का है, तो वह उनके बेटे को, लालू जी के बेटे को, वह जाति के आधार पर अभी भी जरूर उनको या मिलेगा कि यह तो दलित है, पासवान है या यादव है, लेकिन वह और दूसरे वो भी पढ़े हैं लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, सारा कुछ, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि अब उस गांव के में जो ब्राह्मण का लड़का है उसमें, और हम रामविलास जी के बेटे में, लालू जी के बेटे में अगर हम तुलना करेंगे तो देखेंगे कि उसका पॉइंट बढ़ते बढ़ते जाति के आधार पर उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य पॉइंट हो सकता है कि 7-8 मिल जाए उसके पिछड़ापन के, और इनको जाति के आधार पर 3-4 मिलेगा। तो उन दोनों में जब चुनाव होगा तो मैं उसको रखना चाहूँगा, क्योंकि गांव में अनपढ़ परिवार का, भूमिहीन परिवार का अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको हम यह करेंगे, क्योंकि वो पहली पीढ़ी में वो आया है और उसको अवसर मिलना चाहिए बनिस्बत की जो समृद्ध दलित या पिछड़े हैं उनके लड़के से। मतलब आप क्लास और कास्ट दोनों को स्थान देना? दोनों को मैं देता हूँ, क्योंकि क्लास भी सच्चाई है और कास्ट भी सच्चाई है। एक परिवार में अगर 2 गोतनी समझते हैं, 2 बहुएं हैं, अगर भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि की आती है, एक अगर 10 बीघा जोत वाली है, एक 2 बीघा जोत वाले से आती है, 10 बीघा वाली कहती है कि मैं तो राजा घर से आई हूँ, तुम बर्तन धोओ, तुम खाना बनाओ, क्योंकि वह क्लास वहाँ है। एक घर में भी होता है, गोरा काला का भेद होता है एक घर में, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हम तो कहते हैं कि सब चीज़ों को देखेंगे तब एक पूर्ण और वैज्ञानिक नज़रिया हम स्थापित करेंगे। इसलिए अनेक स्तरों पर विभेद है, हम उन सारे विभेदों को एक साथ देखते हुए हमको समाज को जनरल एक समतामूलक समाज बनाना है। हम लोग समाजवादी हैं तो हम लोगों को है कि एक समतामूलक समाज बनाना है। जाति के नाम पर जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं वो लोग एक समूह के नाम पर, अब उसको वैसे ही जैसे धर्म के नाम पर एक यूनिट बनता है, उन्माद खड़ा होता है, वैसे ही जाति के नाम पर भी उन्माद होता है। और वो पिछड़ी जातियों में भी हो सकता है, दलितों के बीच भी हो सकता है, आदिवासियों के बीच भी हो सकता है, पहले ब्राह्मणों के बीच हुआ और ऊंची जातियों के बीच हुआ। तो यह भी हो रहा है कि दलित समुदाय का भी आरक्षण जो है वह दलित समुदाय के ही कुछ लोग हड़प लिए हैं, बाकी दलित को उस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
नहीं नहीं, देखिए ये इस मामले में अत्यंत हम वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे कि आप जैसे हम क्लर्क की नौकरी होती है, तो क्लर्क की नौकरी जब में जो लोग आते हैं तो उसमें एक हम बनाएंगे कि जो क्लर्क की नौकरी में आ चुके हैं जो लोग, और वो आईएएस में जब जाएगा, यूपीएससी वगैरह की परीक्षा दे रहा है, तो वह अचानक से आया हुआ, गांव से आया हुआ आदमी यूपीएससी में नहीं जाएगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी ही जाएगा। तो जो इनको जो एक दो पीढ़ी के बाद हम इनको बंद कर देंगे क्लर्क के, मतलब जो तीसरे दर्जे की नौकरियों में हम वो बंद कर देंगे आरक्षण, लेकिन उसके लिए आरक्षण देंगे उनको, उससे ऊपर के दर्जे के लिए हाँ हम देंगे, तो वहाँ आरक्षण होना चाहिए। वह नहीं अगर होगा तो यूपीएससी में तो वही लड़का जाएगा जिसने अच्छी पढ़ाई की हो, क्योंकि वहाँ फिर जो कंपटीशन होगा उसको झेल ही नहीं पाएगा। जब अंग्रेज यहाँ जब थे, अंग्रेजों का शासन था और आईसीएस की परीक्षा हुई थी, तो पहले जो आईसीएस हुए थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली के थे, उनके बड़े भाई थे एस एन टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। उस समय 19 साल की उम्र थी, और वो लोग अंग्रेज क्या करते थे, उम्र घटा देते थे, क्योंकि वो कौन कर रहा था, वो टैगोर फैमिली से ही जाते। अरविंदो जो थे, वो सुभाष बाबू थे, सब बड़े लोग थे, तो वही लोग ना अंग्रेजों से मुकाबला करते, अंग्रेजों से मुकाबला नेहरू करते, उनकी तरह बोलते। हैरो में वो भी पढ़े थे, वो भी इंग्लैंड में पढ़े थे, अंबेडकर वहाँ पढ़ करके आए थे, तो वो मुकाबला करते। वह जो जनरल जो हिंदुस्तानी जो था वह नहीं उसमें जा सकता था, तो इसलिए उसको अंग्रेजों ने हतोत्साहित करने के लिए कहा कि उनका उम्र घटाओ। तो उम्र घटाने से वो प्रभावित करते थे, और इधर क्या करते थे कि वो स्कूल खोलते थे छोटे स्तरों पर, कहा कि देखो हम शिक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं, आपको हम शिक्षा देंगे, लेकिन हम ऊपर जो हमारा नीति हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ हम ही रहेंगे। तो यह जो इस चालाकी पर हमारी नज़र होती है, इसलिए दलितों को हम किस कैटेगरी को, अब जैसे ऊंचे या मैं क्रीमी लेयर, मैं उसको गलत मानता हूँ। क्रीमी लेयर में जो नहीं रहेगा वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, उसको दिल्ली में रहना होगा, अच्छी पढ़ाई करनी होगी, कीमती किताबें खरीदनी होगी। क्रीमी लेयर में जो नहीं रहेगा वो तैयारी कैसे यूपीएससी की, इसलिए यूपीएससी वगैरह की क्रीमी लेयर का जो सीमा बांध दिया गया ओवरऑल, उस पर भी कैटेगराइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लड़कियों के लिए आप तो जनरल हो चाहे दलित हो, किसी भी लड़की के लिए आप देखिएगा कि कई तरह की सुविधाएं, उनको फीस नहीं ली जाती है, सबके लिए है कि फीस नहीं ली जाती है। इनका यह इंटरव्यू थोड़ा लंबा है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो बोझिल ना हो हमारा वीडियो, इसके लिए हमने वीडियो को कई टुकड़ों में काट दिया है। एक पार्ट आपके सामने इस वीडियो में अवेलेबल है, इस वीडियो में देख लिए आपने, अगले पार्ट अगले वीडियो में आपके सामने हम लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, और आपसे आग्रह रहेगा कि आप अगले वीडियो को भी जरूर देखिए, चूंकि यह खंड में लिखा हुआ कहा हुआ उनकी बातें हैं, जो पूरी के पूरी बातें अगर आपको समझना हो तो आपको पूरा उनका इंटरव्यू देखना होगा। तो आप अगले वीडियो को भी जरूर देखिए। तब तक के लिए अलविदा, और आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।